गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी। देखिए, आज हम अपनी बुक आरोह का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पतंग। और पतंग के कवि हैं आलोक धनवा। तो देखिए, आलोक धनवा जी का जन्म 1948 को मुंगेर यानी कि बिहार में हुआ था। और धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की और सन 1972 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, उसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवाजी ने कभी थोक के भाव से लेखन नहीं किया और सन 72 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। कौन? आलोक धनवा जी। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का भी संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की है। तो देखो बच्चों, इस पतंग कविता का थोड़ा परिचय दे देती हूँ मैं। देखो, इस कविता में है ना, कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं यानी कि बच्चों की जो इच्छा होती है और उमंगों का इसमें सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार बच्चे पतंग को देखकर कितने उत्साहित हो जाते हैं, उमंग में खो जाते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं पतंग। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखो, जो भाद्रपद होता है, सावन के बाद जो भादवा का महीना होता है, तो बारिश का महीना होता है वो, है ना। तेज बौछारें चलती हैं, तेज बारिश होती हैं। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, वो भाद्रपद चला गया है। जो सबसे तेज बौछारें होती थी वो मास, वो महीना चला गया। और क्या आ गया है? शीत ऋतु आ गई। उसके जाने के बाद में शरद आ गया, शीत ऋतु आ गई, सवेरा हुआ, सुबह हो गई है। यानी कि जो भाद्रपद था वो चला गया है ना। अब क्या है कि आसमान स्वच्छ है, सवेरा हो गया है। कैसे? कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कि शरद ऋतु का जो सवेरा है खरगोश की आंखों जैसा लाल है। शरद ऋतु का जो सवेरा है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है, सुबह है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो देखो, शरद का उज्जवल मास यानी कि शरद ऋतु का जो उज्जवल महीना है, उमंग उत्साह से भरा हुआ है और इस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार? जैसे शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए। कौन से बच्चों को? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो देखो कि जो शरद का उज्जवल मास है, उमंग उत्साह से भरा हुआ है और इस प्रकार आ रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी नई साइकिल, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, है ना। मतलब कवि, अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो
यहाँ पे जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है कि जो शरद ऋतु है ना, वो बच्चों की भांति, जैसे किसी बच्चे को नई साइकिल मिली है, वो नई साइकिल पुलों को पार करते हुए, तेज साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाते हुए चला आ रहा है। कौन? शरद ऋतु। अर्थात कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा बच्चों का शोर है, खेलने का शोर है, पतंगबाजी का माहौल है चारों तरफ। इसलिए शरद ऋतु आने से ये सारे परिवर्तन यहाँ पर दिखाए गए हैं कवि द्वारा। तो देखो, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो देखिए, अब है ना, जो शरद रूपी बालक है, शरद रूपी बालक के मतलब उस शरद रूपी बालक ने आकाश को इतना साफ व मुलायम बना दिया है। देखो कि चमकी आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, जो उस शरद रूपी बालक ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके, इतना हल्का, इतना स्वच्छ बना दिया है जिसके कारण पतंग ऊपर उठ सके। क्योंकि पतंग क्या होती है? दुनिया की सबसे हल्की चीज। बताइए इसमें पतंग को कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग होती है जो आसमान में उड़ सकती है। दुनिया का सबसे पतला कागज और उस पे जो बांस की पतली कमानी लगी होती है पतंग की, वो उड़ सके। किस कारण? शरद ऋतु ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया, इतना साफ स्वच्छ बना दिया कि पतंग आराम से उसमें उड़ सकती है। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो देखो, शरद ऋतु के कारण बच्चे इतने उत्साहित रहते हैं, इतने उमंग से भरे हुए हैं कि जब उनकी पतंग आकाश में उड़ती है तो वो किलकारियां मारते हैं, सीटियां बजाते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कि पतंगों से भरा हुआ आकाश रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती दुनिया की तरह लगने लग जाता है। कि पूरे आकाश में पतंग, रंग बिरंगी पतंग उड़ रही हैं, तो वो किस प्रकार लग रहा है आकाश कि ये कोई तितलियों की कोई नई दुनिया हो। चारों तरफ तितलियां ही तितलियां उड़ रही हैं, ऐसा लगता है। तो देखिए आगे, देखो दूसरा पैराग्राफ कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन? बच्चों के लिए कहा गया है इसमें। कवि कहते हैं कि बच्चे इतने नाजुक, इतने मुलायम, इतने हल्के होते हैं कि ऐसे लगता है कि जन्म से ही वे अपने साथ कपास लाते हैं। कपास जानते हो आप? रुई जिसको कह देते हैं। कि इतने हल्के होते, इतने नाजुक और मुलायम होते हैं कि ऐसे लगता है कि वो जन्म से ही अपने साथ क्या लाए हैं? कपास लाए हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और बच्चे बेसुध होकर, जब वो पतंगों के चक्कर में, पतंगों के कारण बेसुध होकर एक छत से दूसरी छत ऐसे भागते रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी है ना, बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, पृथ्वी घूमती हुई बच्चों के पैरों के पास आ रही है। उनको जीवन में मस्ती होती है ना, उन्हें कठोर छतों का भी आभास नहीं होता है। वो एक छत से दूसरी छत पे ऐसे ही दौड़ लगाते हैं, तो लगता है कि जैसे पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास खुद ही चली आ रही है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो देखो कि बच्चे इतने नाजुक, इतने हल्के होते हैं। पतंगों के दिनों में वो इधर उधर
किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, कठोर छत होती हैं उनका उनको ध्यान नहीं रहता है, एक छत से दूसरी छत, एक दीवार से दूसरी छत दीवार तक वो भागते दौड़ते रहते हैं, बेसुध होकर दौड़ते हैं। तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास स्वयं ही चली आ रही है, छतों को भी नरम बनाते हुए। अब उन्हें ये भी होश नहीं रहता है कि कठोर छत उनको चुभ रही है, कि उनको पैरों में पीड़ा पहुंचा रही है, वो भी उनको नर्म लगती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए चारों, जब वो दौड़ते हैं तो पैरों की आवाज से ऐसे लगता है कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है। और जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, वो छतों पर भी इस प्रकार पेंग भरते हुए लचीलेपन से चलते हैं जैसे वो पेड़ की डालियों पर झूल रहे हों। इस प्रकार बच्चे पतंगों के दिनों में बेसुध हो जाते हैं, पतंगों के दिनों में बेसुध होकर छतों पर दौड़ लगाते हैं। देखिए आगे, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब वो छतों पर उनके खतरनाक किनारों पे चढ़ जाते हैं, एक छत से दूसरी छत पे दौड़ते हैं, कूदते हैं, तब उनके जो शरीर का रोमांच है, उनके शरीर की जो खुशी है, पतंगों की जो खुशी है, जो खुशी शरीर का जो रोमांचित शरीर का जो संगीत है, वो उनको गिरने से बचाता है। अर्थात उनकी धुन में, पतंगों की धुन में लगते हैं, उनको गिरने का भय नहीं रहता है और वो गिरते भी नहीं है। क्यों नहीं गिरते? कि उनका रोमांचित शरीर का संगीत है, वो उनको गिरने से बचा लेता है। अर्थात उनके मन में एक धुन रहती है, पतंगों की धुन रहती है, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो देखिए, वे सारा ध्यान पतंग में केंद्रित रखते हैं, इतना खो जाते हैं जैसे एक धागे के सहारे वो स्वयं भी उड़ रहे हों, कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, इतना ऊंचा उनका पतंग चला जाता है, पतंगों की ऊंचाइयों, मतलब जो धड़कती ऊंचाइयां हैं वो उनको थाम लेती हैं, जैसे पतंग ने उनको थाम रखा है, किसके सहारे? मात्र एक धागे के सहारे। और उनको ऐसे लगता है जैसे अपने रंध्रों के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी आसमान में उड़ रहे हैं। इस प्रकार इतने हल्कापन, इतना उत्साह उनमें रहता है कि वो पतंगों के साथ स्वयं को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और कभी पतंग के चक्कर में, पतंग उड़ाते उड़ाते अगर कभी वो छतों के खतरनाक किनारों से, दीवारों से अगर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद में हल्की फुल्की चोट लग के मतलब वो बच जाते हैं, तब तो वो और भी निडर हो जाते हैं, और भी निडर होकर फिर और भी उत्साह से वो पतंग उड़ाने के लिए छतों पर वापस आ जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने वापस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका कुछ मतलब बिगड़ नहीं सकता, उनके मन में यही भाव रहता है कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, इतने नाजुक हल्के हैं, फिर से वो मजबूत बनकर पतंग उड़ाने छतों पर चले आते हैं। पृथ्वी, और फिर वो बात गिरने के बाद में और भी अधिक दौड़ते हैं, और भी अधिक भागते हैं, कि एक बार गिर गए कि उनका कुछ बिगड़ा नहीं, तो फिर उनका भय निकल जाता है, डर निकल जाता है। तो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, फिर और भी तेज दौड़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास स्वयं चली आ रही है। पूरी पृथ्वी को वो नापते हुए दौड़ते हैं, एक छत से दूसरी छत, सारे वो पतंग के चक्कर में वो दौड़े लगाते रहते हैं। आ गया होगा बच्चों समझ में? तो देखिए, जो ये कविता है अपनी, आलोक धनवाजी की कविता, इसमें कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से बता दूंगी आपको ये कविता। थैंक्स, नाइस डे।